हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर का फर्स्ट वीडियो है ये दोस्तों। और मैं आपको कल तक ये पूरा पेपर कंप्लीट करा दूंगा और फिर इसके बाद परसों चौथा पेपर। तो दोस्तों, हम 2 दिन में अपने सारे पेपर कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके में रिवीजन करेंगे और इसकी हम सीरीज लाएंगे 100 क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, उसको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो दोस्तों आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। दोस्तों, ये हमारा पेपर है थर्ड। पेपर का जो नेम है वो है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई प्रश्न में गलती है। अगर गलती होगी तो हम उसको भी सही करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। चलिए दोस्तों, इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रश्न है, नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आगे आगे चलना, पहल करना, नया रास्ता निकालना, उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगे आगे चलना। नेतृत्व का मतलब आगे आगे चलना, हम किसी का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, नेतृत्व शब्द बोध कराता है अनुकरणीयता का, पालन करने का, आदेश देने का, आज्ञा पालन का। तो दोस्तों, ये कराता है अनुकरणीयता का। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है अनुगमन पर, अनुयायियों की संख्या पर, नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो दोस्तों, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, अनुयायियों की संख्या पर निर्भर करती है नेतृत्व की प्रभावशीलता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई राजनीतिक पार्टी की कहीं सभा होती है तो दोस्तों वहाँ लोगों की भीड़ लगती है, तो उससे पता चलता है कि इनका जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है, वो कितना प्रभावशाली है। ये हमें उस भीड़ से अंदाजा लग जाता है। तो दोस्तों, इसी से हम रिलेट करके इसको आज हम पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? मार्टिन एम ब्रॉम्बेल ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, मैरी फॉलेट ने, या फिर साइमन ने? तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन एम ब्रॉम्बेल ने ये बात कही है। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है? चेस्टर बर्नार्ड ने, मार्टिन एम ब्रॉम्बेल ने, या फिर मैरी पार्कर फॉलेट ने, या फिर टायरी ने? तो दोस्तों, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए, चेस्टर बर्नार्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है, विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। नेतृत्व की यह परिभाषा किसने दी है? टैरी ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने, या साइमन ने, चेस्टर बर्नार्ड ने? तो दोस्तों, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी, मैरी पार्कर फॉलेट ने ये डेफिनेशन दी है। हमारा अगला प्रश्न है, फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन है 5, 3, 4 या 6? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार बताए हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फॉलेट द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार नहीं है? व्यक्तिजनित नेतृत्व, पदजनित नेतृत्व, कार्यजनित नेतृत्व, प्रतिभाजनित नेतृत्व? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाजनित नेतृत्व। ये फॉलेट द्वारा बताए गए नेतृत्व प्रकार नहीं है। नेतृत्व, फॉलेट ने नेतृत्व के इतने प्रकार बताए, 3 प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिजनित, पदजनित और कार्यजनित। हमारा अगला प्रश्न है, किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं? किम्बल यंग ने, लॉरेंस ने, टेरी ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किम्बल यंग ने। हमारा अगला प्रश्न है, किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार है? तो दोस्तों, इसमें ये प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, यहाँ नेतृत्व का प्रकार नहीं है कर लेना आप लोग, बस यही इसमें मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, तो क्या राजनैतिक नेता,
प्रजातांत्रिक नेता, नौकरशाही नेता, आध्यात्मिक नेता। तो दोस्तों इसमें जो प्रकार नेतृत्व का प्रकार नहीं है जो किम्बल यंग ने बताए हैं उनमें से, तो वो है आध्यात्मिक नेता का प्रकार। ये नहीं है, बाकी के तीनों ये हैं। तो दोस्तों यहाँ नेतृत्व का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन में होना चाहिए, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। अगला प्रश्न है हमारा, वॉगार्ड्स ने नेता के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या फिर 5 प्रकार। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार बताए हैं वॉगार्ड्स ने नेता की। हमारा अगला प्रश्न है, मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं जिसमें शामिल है स्वतः नियुक्ति, समूह द्वारा नियुक्ति, कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार कौन है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक एवं राजनीतिक नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक एवं राजनीतिक नेतृत्व। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है? किम्बल यंग ने, वॉगार्ड्स ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने या फिर टेरी ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉगार्ड्स ने। अब वॉगार्ड्स ने, हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया है? वॉगार्ड्स ने, फ्रैंकलिन ने, टेरी ने, हर्बर्ट साइमन ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉगार्ड्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, निरंकुशवादी नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समानार्थी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समकक्ष, प्रजातांत्रिक नेतृत्व से संगत। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और अन्य सदस्यों को राय या संपत्ति देने का अधिकार नहीं होता है? राजतांत्रिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, विकेंद्रीकृत नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको देख ही लीजिए, क्या कह रहा है कि किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा नेतृत्व था, जो हमारे यहाँ शासन चलते थे वो राजशाही शासन थे। राजशाही शासन में जो राजा निर्णय करता था वही प्रजा को मानना पड़ता था। तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शन है राजतांत्रिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक, विकेंद्रीकृत नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राजतांत्रिक नेतृत्व में ऐसा होता है कि इसमें संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है, इसमें कोई डिस्कशन और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की राय तथा सुझावों को वांछित महत्व देता है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व में, राजतांत्रिक नेतृत्व में, निरंकुशवादी नेतृत्व में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की राय तथा सुझाव को वांछित करता है। आज जो हमारे भारत सरकार के जो नेतृत्व है वो प्रणाली हमारी प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, जहां जनता की भी सुनी जाती है। तो दोस्तों यही कहा गया है कि निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की राय तथा सुझाव को वांछित महत्व देता है, मतलब कुछ तो महत्व देता ही है। तो दोस्तों हमारा वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। दोस्तों इसमें आंसर जो दे रखा था वो उपरोक्त कोई नहीं, ये दोस्तों गलत था। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? उद्देश्य निर्धारण हेतु, निधि निर्धारण हेतु, समन्वय स्थापित करने हेतु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत हैं? अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है? अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलक्षणता का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व विकास का तभी होता है जब किसी व्यक्ति के समस्त अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। यह अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? संयोग का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत या फिर समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों
संतुलित जब विकास होगा तो वो सिद्धांत है वो संतुलित का सिद्धांत ही होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला है, आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है? 15, 16, 18 या 21? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 गुणों का। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नेता में किन शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है? वह देखने में भद्दा न लगे, शरीर की ऊंचाई समूह के सदस्यों में से बहुत कम या बहुत ज़्यादा न हो, उसका वजन संतुलित हो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है? स्फूर्ति तथा प्रसन्नता, स्पष्टता तथा तत्परता, समय की पाबंदी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये प्रश्न आपको अपने एक नेता को सामने रखकर ही सॉल्व करना है, तो आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई? फ्रांस, स्पेन, स्वीडन या अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? कार्य संबंधी कौशल की जानकारी, कार्य की प्रकृति का ज्ञान, कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए? नेस्ले का, फ्रैंकलिन का, वर्नार्ड का, मैरी पार्कर फॉलेट का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेस्ले का। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं। नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं विशेषता सिद्धांत, व्यापार व शैली सिद्धांत, परिस्थिति वश और आकस्मिकता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में सम्मिलित है? सामाजिक मूल्य, समूह की आर्थिक परिस्थिति, समूह की राजनीतिक परिस्थिति, उपरोक्त तीनों की? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों की। दोस्तों हम अपना अगले चैप्टर पे आते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड चैप्टर है शिक्षा प्रशासन में संप्रेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन होता है, जो संप्रेषण होता है, वो ज़्यादातर टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? त्रिमार्गी प्रक्रिया, परिस्थिति जन्य प्रक्रिया, अद्वितीय प्रक्रिया या फिर द्विमार्गी प्रतिक्रिया? तो दोस्तों हमने आपको बताया ये टू वे कम्युनिकेशन है कि संप्रेषण का मतलब है कि आप जैसे सपोज दैट कोई कंप्यूटर पे आपसे सामने बैठा है, तो संप्रेषण के माध्यम से आप उससे सवाल पूछेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सपोज दैट, तो सामने आप हैं और इधर मैं हूँ, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया कि दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी साधन से। तो दोस्तों ये द्विमार्गी प्रक्रिया है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण की आवश्यकता संबंध किस स्तर पर होती है? प्रबंध के उच्च स्तर पर, प्रबंध के मध्यम स्तर पर, प्रबंधन के निम्न स्तर पर, प्रबंध के सभी स्तरों पर? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध के सभी स्तरों पर। संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कि सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। चिन्हों, प्रतीकों या व्यवहारों या फिर व्यवहार? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिन्हों, प्रतीकों या व्यवहार। चिन्हों का मतलब है कि आप अगर किसी पे सपोज दैट आप मेरी वीडियो पे कोई कमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपने कमेंट किया और आपने वहाँ पे थंब का साइन दे दिया। जब आप थंब का साइन दे देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा कि ये एप्रिसिएशन का साइन है। तो दोस्तों ये चिन्ह के प्रतीक से हो गया। व्यवहार से हम लोग एक दूसरे के व्यवहार में टू वे कम्युनिकेशन करके हल कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संचार में सम्मिलित है तथ्य, विचार, भावनाएं, ये सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संप्रेषण के लिए होना चाहिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों, या तो प्रेषक या प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों बताया ना टू वे कम्युनिकेशन, तो प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों ही होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कम्युनिके से या कम्युनिस्ट से? तो दोस्तों हमारा आंसर है ये दोनों से मिलकर बना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण विनिमय है तथ्यों का, विचारों एवं
सम्मतियों का, भावनाओं का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण हो सकता है दो व्यक्तियों के मध्य, दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। संप्रेषण जो है वो टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इससे ज़्यादा के लोगों के साथ भी हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण शब्दों, पन्नों या सूचना, विचारों, समितियों का आदान प्रदान करने का शावागमन है। यह कथन किसका है? लुइस ए एलन का, फ्रेड जी मायर का, W.M. कनिंग का, चार्ल्स डी रेडफील्ड का। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, फ्रेड जी मेयर का, सॉरी, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण का आवश्यक तत्व है संदेश, प्रेषक, प्रेषित, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, संबंध विकास की तकनीकी, माध्यम या पथ पर आधारित, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माध्यम या पथ पर आधारित। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण का उद्देश्य है सूचना देना, गतिविधियों को समायोजित करना, प्रबंधकीय कार्य क्षमता को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण का लक्षण है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होता है, यह माध्यम है, यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सम्मतियां व तथ्यों का आदान प्रदान होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संप्रेषण एक प्रक्रिया भी है, संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक भी होता है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, और ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम सम्मतियों व तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 4 एस में आता है, क्या आता है? शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्प्रेड, सिंसियरिटी। हमारा अगला है, सिंपलिसिटी, स्पीच, साइंटिफिक, सोशल, स्पीच, स्कूलिंग, स्प्रिट, सिंपलिसिटी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्प्रिट और सिंसियरिटी। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, सूचना प्रतिपुष्टि के बिना प्रेषित होती है, संप्रेषण में संचरण एवं बोधगम्यता होती है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें सूचना प्रेषककर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण के किस शर्त का होना आवश्यक होता है? सूचना ग्राही की विद्यमानता, सूचना दाता में सूचित करने की इच्छा का होना, सूचना ग्राही का संदेश का उत्तर देने में समक्ष होना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एकल मार्गी संप्रेषण में नहीं है संदेशबद्धता, संदेश वाचन, प्रतिपुष्टि, विचार की सृष्टि। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपुष्टि। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का आवश्यक होता है? 3, 2, 5, 7। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। संप्रेषण होता है वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, त्रयामी, ये सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ये सार्वभौमिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? संदेश भेजना, अवकूटन करना, संदेश प्राप्त करना, प्रतिपुष्टि करना। तो प्रतिपुष्टि करना आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, टीवी सेट या रेडियो पर समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाना किसका उदाहरण है? एकल मार्गी संप्रेषण, द्विमार्गी संप्रेषण, त्रिमार्गी संप्रेषण, या फिर बहुमार्गी संप्रेषण। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल मार्गी संप्रेषण। ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन कैसा है कि टीवी पे वो सिर्फ ऑटोमेटिक बस बोलते रहते, फिर जो सुनने वाला होगा वो सुनेगा, लेकिन एक साथ टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण है विज्ञान, कला, विज्ञान एवं कला दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं कला दोनों है। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है क्योंकि, ऑप्शन है संप्रेषण एवं संप्रेषित दोनों मानक प्राणी होते हैं, संप्रेषण व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह में होता है,
उपरोक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संप्रेषक एक एवं संप्रेषती दोनों मानक प्राणी होते हैं। संप्रेषण व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है। क्या? संगठन, संचार संगठन को, संचार। यह कथन किसका है? चार्ल्स ई रेडफील्ड का, रॉबर्ट डी वर्थ का, कीथ डेविस का या फिर पीटर्स का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ई रेडफील्ड का। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का क्या उद्देश्य होता है? संप्रेषण करना, लिखना सिखाना, पढ़ना सिखाना, बातचीत करना सिखाना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण करना। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है? मानवीय संबंध बनाना, कैरियर का विकास करना, प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यवसायिक क्रिया नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? कीथ डेविस का, लुइस एलन का, कून्स एवं ओडोनेल का या फिर थियो हेमैन का। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, कीथ डेविस का। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, अनुमानों, भावनाओं एवं संवेगों के आपसी विनिमय से है। विचारों, क्रियाओं, परेशानियां, अनौपचारिक तथ्यों। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों, भावनाओं व संवेगों के आपसी विनिमय से है। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या प्रदान करने की प्रक्रिया है? प्रशिक्षण, सूचना, ज्ञान, संदेश। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संप्रेषण जो है वो संदेश प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण का क्षेत्र है स्थानीय, राष्ट्रीय, व्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। संप्रेषण विनियम है, भावनाओं का, तथ्यों का, युक्तियों का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? रेडियो प्रसारण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, टीवी प्रसारण। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नावली, क्योंकि प्रश्नावली में प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा। हमारा अगला है, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है उचित संदेश देना, असतत प्रक्रिया, अनुचित संदेश देना, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है उचित संदेश देना, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण शब्द बना है लैटिन से, इंग्लिश से, फ्रेंच से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लैटिन से बना है संप्रेषण। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है कीथ डेविस ने, थियो हेमन ने, मैथ्यूज ने, पीटर लिटिल ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीथ डेविस ने। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण विनिमय है युक्तियों का, प्रबंधन का, संस्कृति का या फिर सूचना का। तो दोस्तों संप्रेषण जो विनिमय है ये हमारा युक्तियों का है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला, इसी के साथ अगला मेरा चैप्टर है दल निर्माण, टीम बिल्डिंग। इसके भी हम प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, वो भी समझ कर। शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है विद्यालय, शिक्षक, कक्षा, पाठ्यपुस्तक। बात की जा रही है कि शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है, जो होना ही चाहिए वो होता है हमारा विद्यालय। ऑप्शन है ए हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यालय का प्राथमिक अंग है, सबसे पहला अंग विद्यालय का क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा, प्रधानाचार्य। तो बात की जा रही है विद्यालय की, तो विद्यालय का जो है वो है कक्षा। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सी आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है अध्यापक, शिक्षार्थी, कक्ष वातावरण, अनुशासन। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय का मुख्य उपतंत्र है शिक्षक, शिक्षार्थी, कार्यालय एवं लिपिक वर्ग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने बहु लघु तंत्र की व्याख्या की है? फ्रैंकलिन ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, ग्रिफिथ्स ने या फिर हर्बर्ट साइमन ने। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ्स
ग्रिफिथ्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, साधारणतया प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। यह कथन है टेरी का, चेस्टर बर्नार्ड का, ग्रिफिथ्स का या फिर बांको का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमारा जो कथन है ये ग्रिफिथ्स का है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, संकुचित प्रणाली, बहुआयामी प्रणाली। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक खुली प्रणाली का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ग्रिफिथ्स को, बांको को, फ्रैंकलिन को, चेस्टर बर्नार्ड को। तो हम दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ्स को। हमारा अगला प्रश्न है, किसने स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन किया है कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा हो जाता है? ग्रिफिथ्स का, आग्ररिस का, जेपी वर्मा का या फिर बांको का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आग्ररिस का। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली दो भागों संगठन तथा संगठन कार्य करने वाले व्यक्ति में बटा है? गेटजेस तथा गुआ, बांको, फ्रैंकलिन, ग्रिफिथ्स। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेटजेस तथा गुआ। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा कक्षा में उत्पन्न किए गए भावात्मक वातावरण से क्या लाभ होता है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है इसमें, छात्रों का ज्ञान बढ़ाना, छात्रों का ज्ञान बढ़ता है, छात्रों के भावात्मक पक्ष का विकास होता है, छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावात्मक पक्ष का विकास होता है, उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावात्मक पक्ष का विकास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है आपस में मिलन के अवसर कम होते हैं, व्यक्तियों की समझ कम होती है, निकट आत्मीय संबंध नहीं बन पाते, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, दो पारी विद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते क्योंकि संगठन जटिल हो जाता है, सोपान क्रम अधिक हो जाते हैं, समूहों की संख्या अधिक हो जाती है, उपरोक्त सभी कारणों से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारणों से। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है? ये बात कौन कह रहा है? हॉमन्स कह रहे हैं या फिलिप कार्टर कह रहे हैं या फिर ग्रिफिथ्स कह रहे हैं या फिर आर्गरिस कह रहे हैं? तो दोस्तों ये बात कह रही है हॉमन्स। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर हैं? 3, 4, 2, मात्र 1। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 है। 3 कौन कौन से हैं? प्रधानाचार्य या फिर प्रशासक, शिक्षक और छात्र। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक हैं प्रशासन अथवा प्रधानाचार्य, ये भी है, शिक्षक भी है, छात्र भी है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय के 3 प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध हैं प्रशासक छात्र संबंध, प्रशासक शिक्षक संबंध, प्रशासक समुदाय संबंध, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है? प्रशासक शिक्षक संबंध, शिक्षक प्रशासक संबंध, प्रशासक शिक्षक तथा शिक्षक प्रशासक संबंध, प्रशासक शिक्षार्थी संबंध। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासक शिक्षक तथा शिक्षक प्रशासक संबंध। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अध्यापक तथा प्राचार्य प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है? क्रिस्टोफर का, हॉमन्स का, ग्रिफिथ्स का या फिर गेटजेस तथा गुआ का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर का। हमारा अगला प्रश्न है, संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? प्रशासक ऐसा अवसर प्रदान करे कि मनुष्य सुरक्षा पूर्वक रह सके, मनुष्य के आवागमन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, बौद्धिक रूप से सभी का विकास हो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक तथा प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बनाए गए 10 सूत्रों में महत्वपूर्ण है प्रशासक शिक्षकों के साथ पिता के समान संबंध रखे, प्रशासक को प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को देखना चाहिए, आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त
तीनों। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। दोस्तों मैं आपके सारे पेपर्स बहुत जल्दी सॉल्व करवा दूंगा, और मैं अगले सीरीज में लेके आ रहा हूँ 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर वाइज। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।